अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज बेग। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम कंडक्ट करने का मकसद उज़्मा गुल साहिबा के साथ होने वाली नाइंसाफी पर है। और उज़्मा गुल साहिबा वेल नोन पर्सनैलिटी है, इनके बारे में सभी जानते हैं और इनका जो आजकल हॉट इशू चल रहा है उस हवाले से भी सब लोग आगाह हैं। और आज उज़्मा गुल साहिबा की अपनी जो कहानी हो उनकी अपनी जबानी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उज़्मा गुल साहिबा की इंट्रोडक्टरी क्लिप सुन लेते हैं। वो देखते हैं कि वो है कौन और क्या काम क्या जो है वो सर अंजाम दे रही हैं, क्या पढ़ाई सर अंजाम दे रही हैं। उस हवाले से आइए सबसे पहले तो क्लिप देखते हैं। मिसेस उज़्मा गुल जनरल हमीद गुल की बेटी है और उनके बच्चों में सबसे बड़ी जो है औलाद है जो है। इनके बाद इनकी एक और बहन थी जिसकी वफात हो गई और उसके बाद दो भाई हैं। जनरल साहब की जिंदगी में ही इनकी शादी जल्दी उम्र में हो गई। तकरीबन जो है 19 साल की उम्र थी जब इनकी शादी हो गई। एयरफोर्स में इनके हस्बैंड थे विंग कमांडर, जो बाद में विंग कमांडर यूसुफ गुल रिटायर हुए। इन्होंने पहले बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में फार्मास्यूटिकल का बिजनेस शुरू किया, फिर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। ट्रांसपोर्ट के हवाले से इनकी वारान बस सर्विस थी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है मशहूर थी बस सर्विस थी। मगर परवेज मुशर्रफ साहब ने जनरल हमीद गुल के से इख्तलाफ करने की बिना पर उस बस सर्विस को बंद करवा दिया, जिसकी बिना पर इन्होंने ये मुकदमा दायर किया। मुकदमा जो है 9 साल चलता रहा उसके जो है और इनके हक में जो है इसका फैसला हुआ जो है। इसके अलावा इस समाजी कारकुन हैं जो लोग जो है रावलपिंडी अडयाला जेल के अंदर गरीब लोग जो हैं जिनके फैसले हो जाते हैं मगर वो अपनी जो है बरी हो जाते हैं और वो अपनी रकमें अदा नहीं कर सकते, ये उनकी रकमें अदा करा के उनको जेल से रिहाई दिलवाती थी। जी नाज़रीन, ये थी जनरल हमीद गुल की साहिबजादी उज़्मा गुल साहिबा जो कि आजकल कुछ परेशानी का शिकार है, जिस हवाले से आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। आज वो हमारे साथ मौजूद होंगी। उनके साथ ही साथ एक और गेस्ट भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी सैयद साजिद हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। उज़्मा गुल साहिबा, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये मुआवजा क्या था, क्यों इस वक्त जो है आप कोर्ट्स के चक्कर काट रही हैं, कौन लोग थे जो आपके घर की जिसने तलाशी ली, और ये जमीन का क्या किस्सा है, क्या मुआवजा है आपके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये किस्सा जो है या ये मुआवजा, ये परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, बताइएगा क्या वजूहात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम महविश, बात तो बहुत सिंपल सी है कि मैं एक बस सर्विस चला रही थी यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मेरे पास हुकूमत पंजाब के साथ 150 बसों का मुआहदा था और मैं अपनी सर्विस चला रही थी। 2005 में मेरे वालिद साहब की वजह से क्योंकि वो एक उनका असूली मौक़िफ़ था हर काम पे, तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कई दफ़ा उन्होंने बयान दिए और जहाँ जहाँ कोई गलती हुई या चीज़ तो उसकी निशानदही की, जिसके बायस एक बड़ा मसला ये आया कि जनरल साहब का तो कोई ऐसा मामला था नहीं कि कोई कारोबार कर रहे थे या कोई चीज़, तो उन्होंने सब लोगों ने यही उनको मशवरा दिया मुशर्रफ साहब को कि उनकी बेटी का कारोबार बंद करवा दें। 2005 में मेरा कारोबार बंद करा दिया गया और जिसके बाद मैंने हुकूमत पंजाब पे चूँकि एक मुआहदे के तहत मैं अपनी वो 150 बसें लाई थी, इतनी बड़ी सरमायाकारी की थी, बैंकों से कर्जा लेके इतनी 1200 के करीब मेरे मुलाजिम थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा उसका सदमा भी था और नुकसान भी था और ज़ाहिर है बैंकों का पैसा भी लगा हुआ था। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या ये है, क्या हालात है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो मेजर आजम सुलेमान, उनकी भी चूंकि हमारे ऐसे मामलात हैं कि मेरे वालिद के साथ एडीसी रह चुके हैं, वो कहीं अपनी दुश्मनी को ज़ाती रंजिश निकाल रहे हैं। क्या वजह है ये मुझे तो अंदर की बात नहीं पता, मगर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्योंकि देखिए इससे हट के कि मेरे साथ क्या हुआ और या मेरे पास ज़मीन मैंने ली थी, कैसे ली थी, कहाँ से आई थी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक औरत हूँ, मेरा एहतराम होना चाहिए था। मुझे कोई कागज दिया जाता कि हम हुकूमत की जमीन है, हम लेने आ रहे हैं, या कोई तरीका कार होता है। इस तरीके से आप दीवारें फलांग के और गेट तोड़ के अंदर घुस के मेरी खवातीन जो काम करती हैं वहां धक्के दिए, उनको मारा कूटा है, मुझे धक्के दिए, मुझे मारा, मुझे कमरे में बंद कर दिया, मतलब और मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह किया। और मैं क्या मांग रही थी, मैं सिर्फ कह रही थी आप कोई सरकारी अफसरान है तो आप एक कागज दे मुझे कि आप किस के तहत कर रही है, मेरे पास स्टे है। तो उन्होंने कहा स्टे है तो जाए जाके, कहां से स्टे, मैंने कहा अदालत से। तो उन्होंने कहा जाए अदालत में जाके दिखा दें। मैंने कहा स्टे तो मैंने आपको दिखाना है। अब इस एक कागज जो हम सरकारी अदालत से एक स्टे लेकर आते हैं
تو ہمارے لیے تو وہ کاغذ جو ہے وہی ایک مقدس ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس کاغذ کو دکھاتے ہیں, آگے سے وہ دیکھنے پہ تیار نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس قدر دھونس دھاندلی سے کہ جی آپ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میں حکومت ہوں, میں اپنا تعارف تک نہیں کرانے پہ تیار. اور جب میں نے بہت انسسٹ کیا اور میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو بالکل شرافت سے کہہ رہی ہوں کہ آپ پلیز میرے ساتھ بات سنیں, مجھے اپنے کوئی کاغذ دکھائیں, اور تو کہا جائے کہ چیف سیکرٹری سے بات کر لیں جن کے آرڈر پہ ایک بات ہو رہی ہے. تو میں کہاں جاؤں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. ذاتی رنجش کی وجہ سے ہوا ہے حکومت کے, کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدالت. چلیں ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے ساتھ ساجد شاہ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ قانون دان بھی ہیں اس وقت. اور ساجد شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانونی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کیا یہ اسٹیپ اٹھایا گیا تھا, قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے, اور اتنا پرانا جو قبضہ ہے اس کو جو ہے آج نیا بنا کے یا پھر نئی سٹوری یا نیا قبضہ بنا کے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے, یہ اب اچانک اس جگہ کو مسمار کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ قانونی طریقے سے کیا یہ اس کی کارروائی ہونی چاہیے تھی, جس طرح سے انہوں نے کہا کہ گھر پہ اس طرح سے ایک دم آ جانا اور فیمیل ایک وہ ہے اور اس کا بھی جو ہے لحاظ نہ کرنا, یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہوش. اصل میں یہ جو سارا سینیریو ہے یہ بیسیکلی اس کے دو فیزز ہیں, ایک فیکچوئل فیز ہے اور دوسرا ہے لیگل. اب فیکچوئل جیسے بھی آپ نے بھی بات کی ہے, قبضے کی بات کی, دیکھیں قبضہ کسی کی بھی پراپرٹی پہ کر لینا نہ مناسب ہے نہ لیگلی اور شرعی پرمیٹڈ ہے. اب وہ قبضہ کر لیا, اس کے بعد لیٹ کر دیا, گورنمنٹ آف پاکستان نے قبضہ واپس لینے میں یا جلدی کر دی یا انہوں نے قبضہ لیا ہوا تھا, یہ سیپریٹ چیپٹر ہے, یہ فیکٹس کی باتیں ہیں. وہ اب یہ کہہ دینا مناسب نہیں ہے کہ چونکہ اتنے عرصے سے قبضہ تھا گورنمنٹ نے قبضہ نہیں چھڑوایا تو اب ان کو یاد آ گئی, یہ مناسب نہیں ہے, کبھی بھی یاد آئے. انلیگل جو چیز ہوتی ہے وہ انلیگل ہی ہوتی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ لیگل سچویشن کے سینیریو کیا ہے. لیگل سینیریو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے انہوں نے کیس فائل کیا 2005 میں. اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہمارا اتنا نقصان ہوا, لاس ہوا, ہمیں ڈکلیریشن کا ایک میٹر کیا اور اس کے بعد وہ سارا ڈیمیجز کا کیا وہ چل رہا ہے. جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے خلاف کیس کیا گیا جو مین وائل وہ ڈسمس ہو گیا. اگر اس کی اپیلز میں جاتے ہیں, اپیلز میں جانے کے بعد اسٹیٹس کو مینٹین کر دیا جاتا ہے. واٹ از اسٹیٹس کو؟ اسٹیٹس کو مینس کہ جہاں ہے جیسے ہی کی بنیاد پہ رک جائیں. دونوں پارٹیز کے لیے ہوتا ہے کہ رک جائیں. اگر قبضہ ان کے پاس ہے تو گورنمنٹ یہ نہیں لے سکتے کورٹ کے آرڈرز کے بغیر, کورٹ کی اجازت کے بغیر. تو اس پریزنٹ سینیریو کے اندر سٹیٹس یہ تھا کہ ان کا قبضہ اس پراپرٹی کے اوپر جائز ہے یا ناجائز, یہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہے. اس ٹائم یہ سٹیٹس تھا کہ ان کا کورٹ نے سٹیٹس کو جاری کر دیا ہے, سول کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹس میں بھی اگر وہ گئے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اگر جاری ہو گیا. تو اس سچویشن کے اندر چونکہ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پارٹیز ہوتی ہیں جہاں پر وہاں پہ نارملی کورٹس سٹے نہیں دیتی ہیں جب تک اس کو پراپر ویریفائی نہیں کر رہے. انٹرم سٹے ایسے نہیں ہوتا جیسے دو پارٹیز کورٹ میں چلی گئی اور سٹے ہو گیا. اب جب پراپر ویریفیکیشن کے بعد ان سے جواب طلبی کے بعد کورٹ اس میں سٹے آرڈر گرانٹ کر رہی ہے تو پھر فردر کورٹ کا کام ہے کورٹ سے جائیں, کورٹ سے پرمیشن لیں. اب ان کے پاس سٹے آرڈرز موجود ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ سٹے آرڈر آپ کو کس نے دیے ہیں, کورٹ نے دیے ہیں, تو جائیں کورٹ سے جا کے آپ بات کریں. ایسا نہیں ہوتا. اگر کورٹ نے دیے تو کورٹ نے بھائی جان آپ کے لیے دیے ہیں, آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ ویری مچ اویئر ہیں اس چیز کے ساتھ. تو اس کے ان کے پاس جو لیگل سولوشن یہ مطلب دیکھیں غنڈہ گردی, بدماشی, پیسے کے زور پہ آ کے کسی پہ حلہ بول دینا کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. ان کے پاس بیسٹ سولوشن یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں جائیں, اپنا دیکھیں اگر ان کی پراپرٹی ہے, اپنا قبضہ ہے, جینون بنتا ہے, ان کا لیگل ہے, تو وہاں سے جا کے اس کیس کو ڈسمس کرائیں, اسٹے کو ویکیٹ کروائیں, اس کے بعد آگے اپنا قبضہ لیں. لیکن اس سینیریو کے اندر جو بھی پریزنٹ سچویشن ہے, آئی تھنک کہ یہ اگر گورنمنٹ کا کوئی ایسا لیگل ایکشن جو انہوں نے لیا ہے بغیر کسی لیگل, ایک چیز اور میں یہاں ایڈ کروں گا, جب بھی اسٹیٹس کو جاری کیا جاتا ہے اس میں ایک اسپیسیفک لائن ایڈ کی جاتی ہے کہ اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے, لیکن اپوننٹ پارٹی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. تو لیگل ایکشن میں کیا ہوتا ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر کروائیں یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ لا کے اسٹیٹس کو ویکیٹ کروا کے پھر جا کے آپ جو ہے وہ اس کا قبضہ جو ہے چھڑوا لیں اپنے طریقے سے. لیکن یہ جو ہے دیواریں پھلان کے اندر آ جانا, ان کو پکڑنا اور اس طریقے سے ہراساں کرنا, دھمکانا اور بدتمیزی کرنا, یہ ٹوٹل انلیگل ایکٹ ہے. قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل, اور اس کے اوپر ایکشن تو بنتا ہے نا پھر. بالکل. عزما گل صاحبہ بھی آپ نے ساجد شاہ صاحب کی بھی گفتگو سنی, ان کی گفتگو سننے کے بعد کیا کہتی ہیں آپ؟
मैं साजिद साहब के साथ सबसे पहले बात है कि इनको बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे मौक़िफ़ की तायद की, क्योंकि मैं बिल्कुल यही बात कह रही हूँ कि देखें, इससे हट के मेरे लीगल पोजीशन क्या है। पहली तो बात है कि मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मेरे माशाल्लाह 7 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। मैं एक अच्छी भली उम्र की खातून हूँ, मेरे शादीशुदा बच्चे हैं। मुझे बताइए, इस तरीके से मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी हूँ, जिस तरीके से मेरे साथ सलूक किया गया कि ये तो जैसे किसी क्रिमिनल के साथ किया जाता है। और जो साजिद शाह साहब ने बात की है, मैं बिल्कुल यही कहती हूँ कि लीगल कोर्स ऑफ एक्शन अगर वो ले लेते तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या कबाहत थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी जमीन है, ये मैंने गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई है। अब उसका प्रोसीजर फॉलो करने की बजाय अचानक आप सैटरडे की दोपहर को, जब सारे दफ्तर बंद हो गए हैं या कोई भी मौजूद नहीं है, आप इस तरह आते हैं और इस तरीके से बुरा सलूक करते हैं। और आप बुरा सलूक तो मैं कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गालियां और गंदी से गंदी गाली दी है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई खातून, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं ऐसी गालियां, जिस किस्म के हमारे घर में ऐसी बातें ही नहीं कभी मैंने कभी सुनी। और जिस तरीके से, क्योंकि जैसे वो इस जाती रंजिश जैसे लेकर आए थे। मैं अब यही कर रही हूं कि मैंने असल में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि मेरे फाइलें शाइलें भी उठा के लेके गए। वहां तो मेरा दफ्तर था, उसकी फाइलें थी, ये केस की फाइलें थी, सारी चीजें तो उठा के उन्होंने सब चीजें कब्जा कर ली हैं और कहीं जाके फेंक दी हैं या पता नहीं कहाँ की हैं। तो मैंने अब ये किया कि अदालतें भी बंद है, तो वकीलों से बात की है। कोई गांव में है मेरे जिनके पास केस थे, वो सब वापस आ रहे हैं और आके मुझे फाइलों में से कागज निकाल के देंगे। तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूंगी, हाई कोर्ट में भी रेट करूंगी और यही कर सकती हूँ जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है। मगर इन सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है और इतनी चीजें इतने, और इस दौरान भी इस कदर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मतलब बात करने की बजाय, कोई लीगल एंगल निकालने की बजाय कि लीगल तरीका, जैसे साजिद साहब ने कहा है कि एक लीगल तरीके से काम कर सकते थे, उसकी बजाय वो और तरीके के काम कर रहे हैं, बदगुमानी फैला रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस किस्म की बातें करें कि जैसे मैं क्रिमिनल हूँ। टाइम तो लगेगा इस मामले में, और जिस तरह से अभी तो ये कोरोना वायरस का जो सिस्टम चल पड़ा है, उसमें तो काफी आपको वेट भी आई थिंक करना पड़ेगा। साजिद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है ये केस किस तरफ जा सकता है? मैं इसमें जो भी उस्मा गुल साहिबा ने जो बात की है, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो है, आज 20 तारीख है, प्रॉपर नोटिफिकेशन आ चुका है। कोर्ट्स इमरजेंट नेचर केसेस के लिए खोल दी गई हैं और जो फ्रेश केसेस हैं वो फाइल किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इनको टेकअप करना चाहिए। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फौरन ये फाइल कर सकती हैं। ये जो वाकया अभी हुआ है सरदार, जिसकी वीडियोस भी क्लिप्स देखने में सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक गुंडागर्दी की है, जो चीज़ नज़र आ रही है सामने, इंतहाई काबिल मजम्मत है और गैर कानूनी है और इस पर बिल्कुल लीगल एक्शन होना चाहिए। बजाय इसके कि चूंकि इनको बिलियंस ऑफ रुपीज़ इनका केस डिग्री हुआ है और वो 5% मार्कअप डिग्री हुआ है, तो अगर बजाय इसके कि वो पेमेंट इनको की जाए और इस टेक वो देखिए गवर्नमेंट, देखिए हर शख्स अगर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने लग जाएगा तो हम दुनिया को और अपने पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये करेगी तो फिर आम बंदे का तो राइट बनता है इस चीज को फॉलो करे। तो मेरा ख्याल है इंतहाई काबिल मुजम्मत चीज है। इंतहाई अहम सीट के ऊपर बैठे हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं और वो इस तरीके से आके कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो कोर्ट्स को मजाक समझती है, कोर्ट्स के ऑर्डर्स को वो क्या समझते हैं कि कोर्ट्स के ऑर्डर को जो मर्जी कर दिया जाए, हवा में उड़ा दिया जाए। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन किया। और उस्मा गुल साहिबा, हमारी कोशिश है कि ये जो इस तरह के हरकत की गई, इसके ऊपर तो भरपूर मुजम्मत की जाती है हम सबकी तरफ से, और बाकी दुआएं आपके साथ हैं। आपको भी चाहिए कि इसके ऊपर आप एक्शन लें जितना जल्दी हो सकता है। और कोर्ट से साजिद शाह साहब ने कहा कि ओपन हो चुकी है इंपॉर्टेंट केसेस के लिए, तो आप जरूर जाए वहां पर केस फाइल करवाएं और जो आपकी फाइल्स का तस्करा करवाया वो भी उम्मीद करते हैं कि आप किसी न किसी तरीके से, क्योंकि लीगल अगर वर्क किया जाए तो दोनों के लिए ही बेहतर है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ उस्मा गुल साहिबा मौजूद थी और साजिद शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस केस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए। और जो बाकी मीडिया कहती नजर आती है कि उस्मा गुल साहिबा के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है, सही होना चाहिए था, ये जमीन जो है सरकार की थी, गवर्नमेंट की थी। तो ये उन्होंने खुद बताया कि मैंने कब कहा है कि जमीनें मेरी है, मैंने तो खुद ही लिस्ट पर ली हुई थी और लीगल एक्शन होना चाहिए। लीगल तरीके से अगर काम करेंगे तो दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। और स्पेशली इस बात का ख्याल रखा जाए कि उस्मा गुल साहिबा एक फीमेल भी है, तो फीमेल की रिस्पेक्ट इस्लाम में किस तरह से की जाती है, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
لفظوں کو یعنی ملکس کورے نہ لگتی میں نا پبیتس